स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप मुझसे पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो आज जो है आज जो हिंदी व्याकरण में स्वर के वर्गीकरण के बारे में जानना है। तो इससे पहले हम अगली क्लास में जो भी बताए हुए थे उसको हम रिकॉल करा दे रहे हैं, उसके बाद स्वर के वर्गीकरण के बारे में। तो अगली क्लास में बताए हुए थे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में कुछ बताए हुए थे। स्वर के बारे में यही बताए हुए थे, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। ये सामान्यतः स्वर या हिंदी में स्वर या मूल्यतः स्वर की संख्या 11 होती है। और कुल संख्या, स्वर की कुल संख्या पूछ दिया जाए तो वहाँ पे 13 होगा। 2 एक्स्ट्रा कौन कौन सा होता है, अंग और विसर्ग होता है। ये दोनों का नाम अयोगवा है। तो इतना तक हम बताए हुए थे। तब उसके बाद बताए हुए थे स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर के जिस रूप में आते हैं उसी रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताए हुए थे और बताया स्मरण में रहने के लिए कौन सा मात्रा वर्ण के आगे लगते हैं और पीछे, और वर्ण के नीचे और वर्ण के ऊपर, ये सब बताए हुए थे। और उसके बाद बताए हुए थे जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो स्वर अपनी वास्तविक रूप में आता है, ये बताए हुए थे। तब उसके बाद बताए हुए थे जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपना वास्तविक रूप में आता है, तो मात्रा के रूप में कौन सा आते हैं और वास्तविक रूप में कौन सा आते हैं, वो सब भी हम बता दिए हैं। तो चलना है स्वर की वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, इसको हम प्रकार भी बोल सकते हैं। स्वरों का प्रकार। स्वरों का वर्गीकरण में स्वरों का वर्गीकरण यानी कई प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे, जीवों के प्रयोग के आधार पे, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, ये जो है स्वरों का वर्गीकरण है। इसी तरह हम स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो लिखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर होठों की स्थिति, होठों की स्थिति के आधार पर
आधार पर मुंह खोलने की स्थिति, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पे। तो चलिए चलना है उच्चारण काल के आधार पे। पहले देखना है उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल के आधार पे उच्चारण काल के आधार पर स्वर, उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी बोल सकते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी बोल सकते हैं। उच्चारण काल के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। क नंबर में ह्रस्व स्वर, और ख नंबर में दीर्घ स्वर। उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? पहले जानना हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। पहले जानना है हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं। क नंबर में हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय
लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो है 4 होते हैं। इसके ये हिंदी में 4 होते हैं। ये हिंदी में 4 होते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखते हैं। अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। ये हिंदी में 4 होते हैं। अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर के बारे में जानना है। नंबर ख में दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। ये जो है ये 7 होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें
दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि लघु स्वर से ज़्यादा समय कैसे लगेगा, तो इसको जो है हम अ, ई, उ, री, ये जो है हम जो भी बोलते हैं झटके के साथ बोलते हैं उसी को जो है दीर्घ में जो है इसी को आ, ये जो है थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ जाता है आ। इसी तरह इसीलिए इसका डिफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दो गुना समय लगता है, उन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो है 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको जो है हम झटके के साथ बोलते हैं। इसमें जो है थोड़ा लेट लगता है बोलने में, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ की ओर जाते हैं। इसको जो है हम कम समय में बोलते हैं, इसको हम ज़्यादा समय में बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इसको कम कह सकते हैं, इसको जो है हम ज़्यादा कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। एक आता है प्लुत, वे जो है विशेष में हम लिखा दे रहे हैं, यानी कि उच्चारण काल के आधार पे जो है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन पढ़ना है 2 ये भाग। ये वे जो है पुलुत जो है किसी में नहीं आता है। यदि पंडित जी सब जो उच्चारण करता है कहीं पे थोड़ा लंबा प्रोसेस में जो वे बोलते हैं, तो उसी को जो है वहाँ पे पुलुप्त का आ जाता है, वहाँ पे पुलुप्त का चिन्ह आ जाता है। तो पुलुप्त का जो हम चिन्ह के नाम से हम पढ़ सकते हैं, पुलुप्त को हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए पुलुप्त का कोई यूजे नहीं होता है। तो पुलुप्त इस विशेष में हम देख लेते हैं उसको विशेष में ये जो है इसको हम बोलते हैं संस्कृत में प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में उसका उपयोग तो होता नहीं है, हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता है। हिंदी भाषा में इसे प्लुप्त चिन्ह के नाम से हम लोग पढ़ पाते हैं, प्लुप्त चिन्ह के नाम से पढ़ते हैं। और उसका जो है किसी को हम पुकारने में उसका यूज कर सकते हैं, उसके चिन्ह का। यानी कि प्लुप्त का तो वहाँ पे कोई ज़रूरत होता ही नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिफिनेशन दे देते हैं। प्लुप्त संस्कृत में प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद संस्कृत में जो है प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है। संस्कृत में प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है। भेद माना जाता है, पर संस्कृत में प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है। इसका उपयोग संस्कृत में प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर संस्कृत में प्लुप्त नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी में इसे
पुलुत चिन्ह पुलुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। पुकारने में किया जाता है। संस्कृत में पुलुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है। हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी में इसे पुलुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं किसको पुकारने में किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे राधा, पुलुत चिन्ह के नाम इसको हम पुलुत कहते हैं, इसी को पुलुत कहते हैं। आप लोग भी कहीं कहीं पे देखे होंगे पुलुत ऐसे ही लिखा जाता है। इसको जो है राधा यहाँ पे पुलुत चिन्ह का उपयोग हुआ है। राधा, इसको जो है इसी को फिर लिख लीजिए मोहन। इसको जो है खींच के जब हम बोलते हैं, इसको जो है हम खींच के बोलते हैं तो उसी में पुलुत चिन्ह आ जाते हैं। तो इसी को इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है खींच कर बोलना। खींचकर बोलना, इसका मतलब होता है खींचकर बोलना। इसका मतलब क्या होता है? खींचकर बोलना। इसी को हम जो है बोलते हैं राधा, ये बिना खींचे हुए। इसका मतलब होता है बिना खींचे हुए। इसी को जो है हम पुलुत चिन्ह के नाम से पढ़ते हैं। किसी को पुकारने में हम पढ़ते हैं। नहीं तो ये जो है संस्कृत में इसका यूज ज़्यादा होता है, पर हिंदी में इसका चिन्ह का यूज होता है किसी को पुकारने में खास करके। आज की क्लास यहाँ तक है।